आईपी यूनिवर्सिटी के साथ संबद्ध एक प्रतिष्ठित कॉलेज भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ये जो वेबिनार है, इसमें डॉक्टर जवाहर कर्नावट, जो बैंक ऑफ इंडिया से महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वैश्विक पत्रकारिता पर उनके व्याख्यान पर केंद्रित है और हमारी इस श्रृंखला की ये 127वीं कड़ी है। कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने के पहले मैं भारतीय विद्यापीठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार का जो स्कूल है, वहां की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह अध्यापन में आने से पूर्व रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के नाम से वो शोज करती थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के नोएडा परिसर से आपने अपना मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और रेडियो पॉडकास्टिंग में आप पीएचडी कर रही हैं और अनेक अकादमिक आयोजनों में सतत सक्रिय हैं। प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर। सर, आज का ये जो टॉपिक है, इस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करने का मौका दिया। तो चलिए इस वेबिनार को शुरू करते हैं माँ सरस्वती के नाम से और उनकी वंदना करते हुए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोच कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सामान्यतः एक परंपरा होती है, किसी भी आयोजन के पहले हम माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं बुके भेंट करके। इस आभासी मंच पर भी हमने यह प्रयोग किया है कि क्यों नहीं हमारे अतिथि वक्ता को एक बुके भेंट कर आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। तो मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जवाहर कर्नावट को बुके भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। यह बुके जवाहर कर्नावट जी के सम्मान में, और हम अक्सर यही कहते हैं, भारतीय विद्यापीठ के जो हमारे निदेशक हैं, जो किन्हीं कारणों से अभी इन आयोजनों में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, प्रोफेसर एम एन हुडा, उनका यही कहना है कि यूं तो ये आभासी मंच पर पुष्प दिखाई दे रहे हैं जिनकी खुशबू का एहसास हमें करना पड़ेगा, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह इन पुष्पों की खुशबू हमें आनंदित प्रफुल्लित करती है, तो ये प्रतीक है विचारों की जो सुरभि है, खुशबू है, उसे दिगांतर में प्रसारित करने की। और कम्युनिकेशन टुडे का यह 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया छोटा सा प्रयास, विनम्र प्रयास, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया से जुड़े हुए विविध विषयों पर एक वैचारिक श्रृंखला शुरू की जाए। कोविड के उस काल में जब सब कुछ थम गया था, सब कुछ रुक गया था, उस समय ये हमारा एक छोटा सा प्रयास, लघु प्रयास, कि हम इस वैचारिक विमर्श को इस वैकल्पिक माध्यम से जारी रख सकें। अब तक इस मंच पर 100 वेबिनार कम्युनिकेशन टुडे की ओर से की गई और 101वीं वेबिनार में हमने प्रोफेसर हुडा की पहल पर एक एमओयू साइन किया। जब पिछले वर्ष अक्टूबर में वहां एक कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का मौका मिला, तो एक
एमओयू साइन किया और उसके तहत ये दोनों कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ ने मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया है और वहां के विद्यार्थी, वहां के शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है। हमने कोशिश की है कि मीडिया शोध अनुसंधान को इस पत्रिका के माध्यम से समाज के, देश के सम्मुख हम ला सकें। communicationtoday.net वेबसाइट पर पिछले 28 वर्षों में प्रकाशित सारे अंक अपलोड कर दिए गए। देश में 2 विश्वविद्यालयों ने, वहां के विद्यार्थियों ने इस पर अपने डिसर्टेशन भी प्रस्तुत की है। 11 विशेषांक मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर हम प्रकाशित कर चुके हैं। अभी हाल ही में हमने रेडियो पर केंद्रित एक विशेषांक प्रकाशित किया। इसके पूर्व डिजिटल मीडिया पर निकाला, मीडिया लिटरेसी पे निकाला, मीडिया एजुकेशन इन इंडिया 100 ईयर्स जो है उस पर हमने केंद्रित किया, कोविड एंड मीडिया, इस तरह के अलग अलग विषयों पर ये विशेषांक प्रकाशित किए गए, जिसमें देश दुनिया के अनेक शोधार्थियों ने, विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने और प्रोफेशनल्स ने अपना एक तरह से हमको सहयोग दिया है। ये जो हमारा मंच है प्रकाशन और इस आभासी मंच के माध्यम से, इस मंच पर लगभग देश के 350 से अधिक एक्सपर्ट्स अलग अलग क्षेत्रों के, मीडिया से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हैं, लोक कलाओं से जुड़े हैं, विविध विषयों से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मंच पर आए हैं। तो जो विद्यार्थी मीडिया में या जो व्यक्ति मीडिया में रुचि रखते हैं, उनको एक विषय के कई पर्सपेक्टिव से उसको सोचने समझने का एक ये मंच जो है वो हो सकता है। लगभग 250 घंटे की रिकॉर्डिंग इस मंच पर है। जो इसका लिंक है वो हम चैट बॉक्स में अभी मैं शेयर करूंगा। तो जो भी मीडिया में रुचि रखते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप लिंक मैंने अभी जस्ट चैट बॉक्स में शेयर किया है। तो जो भी हमारे इस प्रकाशन की इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपडेट्स जानना चाहते हैं, हमारा लगभग 700 से अधिक सदस्यों का एक परिवार व्हाट्सएप ग्रुप पर हो चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब मुख्य विषय की ओर चलते हैं, जिसके लिए हमने भाई डॉक्टर जवाहर कर्नावट को यहाँ आमंत्रित किया है। कर्नावट जी के साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है, कई दशकों का, लगभग 3-3.5 दशक से भी अधिक का उनसे मेरा जुड़ाव रहा है। जयपुर प्रवास में हमारी एक सोसाइटी जो है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके साथ भी उनके साथ अनेक गतिविधियों को करने का हमको अवसर मिला है। कर्नावट जी मूलतः बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त, बैंक ऑफ बड़ौदा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी। लेकिन आप देखिए, एक वाणिज्य का विद्यार्थी जो इनके व्यक्तित्व में एक जो महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि गुण मैं देखता हूं कि एक वाणिज्य का विद्यार्थी, एक बैंकिंग कर्मचारी किस तरह से साहित्य और संस्कृति की ओर उन्मुख होता है। 2007 में जब हम न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे, तब वहां मैंने उनकी जो ललक थी उसको बहुत निकटता से देखा, क्योंकि लगभग 15 दिन का साथ हमारा रहा, हम साथ साथ एक ही जगह रहे और साथ साथ घूमते फिरते रहे। तो वो 15 दिन इनके व्यक्तित्व को समझने में बहुत निकटता से बड़े महत्वपूर्ण थे। किस तरह से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के प्रति इनकी रुचि, रुझान और पढ़ने की ललक, उन सब का मैंने बहुत निकटता से उसको देखा। किस तरह से आपकी वो संग्रह प्रवृत्ति पत्र पत्रिकाओं को, क्योंकि लगभग 2000 के आसपास आपने ये शुरुआत की थी पत्र पत्रिकाओं को संकलित करने की विदेशों में। तो वहां जहां जहां भी हम गए, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी आदि कुछ शहरों में जाने का मौका मिला, तो वहां इनका एक ही जो होता ना कि एक जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित भाव। तो जिस तरह से उन्होंने देश विदेश के जो प्रतिनिधि वहां आए थे उनके साथ मिलकर के एक सर्वथा नए और अछूते और उपेक्षित पक्ष पर जिस तरह से संग्रह किया पत्र पत्रिकाओं का, और वहां भी उन्होंने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई थी और उस समय के जो वहां के विशिष्ट अतिथि थे उन्होंने भी उसको देखा और उसकी बड़ी तारीफ की थी उनके इस प्रयास की। और लगभग 2 दशक में तो इनका ये प्रयास जो है फलीभूत हुआ और लगभग 27 देशों की पत्र पत्रिकाएं, आपने लगभग 30 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं और वहां से आपने वो जो अकादमिक जिम्मेदारियां थी उसका तो निर्वाह किया ही है, लेकिन साथ में जो इनका ये शौक, अब शौक से जो एक तरह से इनका पैशन बन गया, जुनून बन गया, 30 देशों की लगभग 150 पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संकलन किया और अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में, लंदन से उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद जो भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए उनमें आपकी सक्रिय सहभागिता बनी रही और वहां इसकी एग्जीबिशंस लगाते रहे और पत्रिकाओं का एक मूल्यवान संग्रह भी आप करते रहे।
और अभी जो आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इस दिशा में, एक आपने पुस्तक लिखी है जिसकी प्रति मुझे कल ही मिली है, विदेश में हिंदी पत्रकारिता। और इस पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार का एक जो सबसे बड़ा प्रकाशन समूह, बल्कि भारत सरकार ही क्यों कहूं मैं, तो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में जो सबसे बड़ा प्रकाशन समूह है, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी ओर से यह पुस्तक जो प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में 27 देशों की में हिंदी पत्रकारिता का पूरा लेखा जोखा है। और लेखा जोखा ही क्या, उसमें जिस तरह से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता का विश्लेषण किया है। देखिए, जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, वो जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1903 में 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था, उसमें हिंदी भी एक भाषा थी। और जब भी हम कभी हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की बात करते हैं तो लंदन से राजा रामपाल सिंह ने 1883 में हिंदी का एक त्रैमासिक प्रकाशित किया था, जो 2 साल बाद काला काकर उत्तर प्रदेश से दैनिक रूप में प्रकाशित किया गया था। तो हिंदी में विदेशों में बहुत काम हुआ है, और इसकी पृष्ठभूमि को भी कर्नावट साहब ने अपनी इस किताब में विश्लेषित किया है कि किस तरह से काम करने के बहाने हिंदुस्तान के व्यक्ति जब विदेशों में गए और वहां जिस तरह से उनके साथ उनका शोषण किया गया, अन्याय उनके साथ हुआ, उसके बावजूद वो अपने उन सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहे और कालांतर में अपनी भाषा में, क्योंकि हमारे देश का स्वाधीनता संग्राम इस बात का साक्षी है कि इस देश की भावनात्मक एकता को कायम रखने में भारतीय भाषाओं का, हिंदी सहित भारतीय भाषाओं का, चाहे बांग्ला भाषा की बात करें, बल्कि मैं तो कहता हूं उर्दू भाषा की यदि आप बात करें, उर्दू का पहला पत्र एक हिंदू ने निकाला था। हम कहते हैं मुस्लिम भाषा है, या उसमें कहीं उस तरह की बात नहीं है, कहीं इस तरह के भाषाई भेद थे ही नहीं उस दौर में। तो चाहे बंगाली भाषा की बात करें, मराठी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, तो भारतीय भाषाओं ने उस भावनात्मक एकता के आधार पर जिस विचार यज्ञ का उन्होंने एक तरह से आहूत किया था, उसमें हमारे देश ने स्वाधीनता संग्राम लड़ा और देश स्वतंत्र हुआ। तो कर्नावट जी ने उस पूरी पृष्ठभूमि को विश्लेषित करते हुए एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के उन 27 देशों में उस पूरी परंपरा को ट्रेस करने की कोशिश की है। और जो अंक उनको उपलब्ध हुए वहां की लाइब्रेरीज के माध्यम से, वहां के एक्सपर्ट्स के माध्यम से, उनके आधार पर उन्होंने उस दौर में किस तरह का लिखा जाता था भारत के संदर्भ में, विदेशों के संदर्भ में, और कालांतर में समकालीन परिदृश्य को किस तरह से दिया गया था, उसका बहुत ही, चूंकि बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं मिला उस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने का, लेकिन जितना भी मैं देख पाया तो मुझे लगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है। और कुछ पृष्ठों में इन्होंने उन पत्रिकाओं के रंगीन जो कवर हैं वो भी इन्होंने इस पर प्रकाशित किए हैं। ये देखिए, इस तरह से उन्होंने इनके कवर पृष्ठ भी जो हैं छापे हैं। लेकिन मुझे कर्नावट जी एक बात लगी कि यदि इसमें डेट भी होती ना इन कवर पेजेस की, कि आपने किस डेट का अंक लिया है, तो शायद इसकी उपादेयता और बढ़ जाती और हम उस पूरे इतिहास को कहीं ना कहीं, हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उसका प्रथमांक ढूंढ सकें, लेकिन फिर भी आपने अपने श्रम से विशेषज्ञों के साथ मिलकर लाइब्रेरीज में जाकर के जिस तरह का संग्रह किया, ये आपके उस, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे देश में तो हिंदी पत्रकारिता के कई पक्षों पर बातचीत हुई है, लेकिन यह पक्ष लगभग उपेक्षित था। और ये इस बात का संकेत है कि हिंदी का प्रचार प्रसार आज दुनिया में किस रूप में हो रहा है। कर्नावट जी ने जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया और बैंक में रहते हुए आपकी एक पुस्तक आई है, आधुनिक भारतीय बैंकिंग सिद्धांत और व्यवहार, उसको शिक्षा मंत्रालय ने भी पुरस्कृत किया है। अनेक अकादमिक साहित्यिक आयोजनों में आप सहभागिता करते रहे हैं। मॉरिशस में आपने जो पिछले वर्ष हिंदी दिवस था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किया गया था और आपने वहां पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी संचालन किया था। और वर्तमान में आप सेवानिवृत्ति के बाद, लगभग 3 वर्ष पूर्व आप बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद आपने रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, वहां प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र है, वहां सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और अगले महीने अगस्त में मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इसी केंद्र के बैनर पर भी करने जा रहे हैं। तो एक बहुआयामी और बहुपठित और अनुभवी डॉक्टर जवाहर कर्नावट से जब भी बात हुई है, कुछ नया सीखने को मिला है। जब मेरी इस पुस्तक के बारे में इनसे बात हो रही थी तो मुझे लगा क्यों नहीं अपने इस मंच पर उनके माध्यम से हम जाने कि आज दुनिया में हिंदी किस तरह से प्रचलित
और विस्तार पा रही है, और हिंदी भाषी लोग किस तरह से इस देश की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, और किसी भी संघर्ष का, सामाजिक लड़ाई का, राजनीतिक लड़ाई का मुख्य आधार अखबार होते हैं। तो किस तरह से विदेशों में रहने वाले हमारे विद्वानों ने, पत्रकारों ने, और यूं कहूं कि जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से इन पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण की उस मिसाल को कायम रखा। जो कुछ आपका 2 दशक का अनुभव इस क्षेत्र में है, वो हमारे साथ साझा करें। मैं आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर जवाहर कर्नावट को कि वे इस विषय पर हमें कुछ उद्बोधित करें और अधिक शोध अनुसंधान करने के लिए कुछ प्रेरित करें। कर्नावट साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव भानावत जी, और बहुत सुंदर भूमिका आपने प्रस्तुत की है, क्योंकि मैं आपकी विद्वता का शुरू से कायल रहा हूँ। और मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने जब 1984 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता में किया था, तब वहाँ प्राध्यापक आप हो गए, तो आप एक तरह से मेरे गुरु भी हो गए जी। तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और खासकर कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का आभारी हूँ कि उन्होंने आयोजन किया। कम्युनिकेशन टुडे से भी मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, उसमें कुछ लेख भी आपने मेरे प्रकाशित किए। और जब मैं 2000 से 2003 तक जयपुर में मेरी जब पोस्टिंग रही, तब तो मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा समन्वय रहा, तो इसलिए बहुत मैं आपका आभारी हूँ। और आपने जितनी सुंदर भूमिका सामने रखी है उसकी भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। निश्चित रूप से बैंकिंग सेवा में रहते हुए ये कार्य करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आपकी रुचि और आपका समर्पण होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और खासकर मेरा एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि हिंदी को जिस तरह से हमको प्रतिष्ठित करना चाहिए या जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, वो शायद हम नहीं समझ पाते हैं, जबकि आज से 150 साल पहले भी या 200 वर्ष पहले भी पूरे विश्व में हिंदी किस तरह फैलने की शुरुआत हो गई थी। तो ये पत्रकारिता का जो कार्य या जो पुस्तक लाने का उद्देश्य ये भी मेरा है कि हम हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा को लोगों तक किस तरह पहुंचा पाए, कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्य विदेशों में भी हिंदी के लिए होता था। और जैसा कि आपने शुरुआती दौर में बता दिया कि भाई जो पहली शुरुआत पत्रकारिता की हुई वो 1883 में काला काका के महाराजा ने ब्रिटेन से वो शुरुआत की थी। 2 वर्ष तक लगभग वो पत्र निकला, और उसके बाद वो वहां से निकलना बंद हो गया, लेकिन काला काकड़ से निकलना शुरू हुआ। लेकिन ये भी बात है कि उस पत्र का ये प्रभाव रहा वहां से जो उन्होंने निकाला था, कि 1886 में सर सैयद अहमद को ब्रिटिश संसद में सदस्यता प्राप्त हुई, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि ब्रिटिश संसद में भी भारत की सदस्यता होना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने भारत को पराधीनता की ओर धकेला था, तो इस तरह से उस पत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि आप जानते हैं कि मैं लगातार ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में एक सप्ताह वहां पर बैठा, उसके बाद जो ब्रिटिश आर्काइव हुआ, लेकिन वो पत्र की प्रति हमें नहीं मिल पाई। लेकिन उसके सारे विवरण उपलब्ध है कि वो किस तरह निकलता था, कितनी प्रतियां निकलती थी, और किस तरह उसमें पहले हिंदी अंग्रेजी थी, बाद में उर्दू की भी उसमें शुरुआत की गई। तो इस प्रकार वो ऐतिहासिक शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा ब्रिटेन के कुछ पक्ष की और शुरुआत में लूंगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारे 27 देशों की चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रमुख जो 8-10 देश है उनकी चर्चा हम क्रमवार करेंगे। तो शुरुआत चूंकि ब्रिटेन से हुई है, तो मैं जब अपनी इस हिंदी पत्रकारिता की शोध में एक सप्ताह जब मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठा 2006 में, तो मुझे कई ऐसे संदर्भ मिले जिसकी शायद हमने कल्पना नहीं की थी। 1917 के बीच में एक ब्रिटेन से एक अखबार निकलता था, उसका नाम तस्वीरी अखबार था। उसमें सिर्फ तस्वीरें छपती थी पूरे अलग अलग विश्व की घटनाओं की, लेकिन उसके विवरण 4 भाषाओं में छपते थे, और वो लंदन से ही छपता था। वो तस्वीरी अखबार मुझे वहां पर मिला, और उसमें जो जो भाषा का विवरण था, उसमें देखेंगे आप हिंदी, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी, वे 4 भाषाओं का प्रयोग करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 1917 में लंदन से एक अखबार, तस्वीरी अखबार छप रहा है, और वहां पर 4 भाषाओं में ये उसके विवरण छपा करते थे। यानी उस समय भी लंदन में इन भाषाओं में प्रकाशन की शुरुआत वहां पर हो गई थी। उसके बाद आप यदि देखें तो एक बहुत बड़ा कार्य, जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि भारत की जो आजादी का आंदोलन है उसमें हिंदी पत्रकारिता की भूमिका रही, उसी प्रकार पूरे विश्व में, या गिरमिटिया देशों को ले लें या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, चाहे आप अमेरिका को ले लें, चाहे ब्रिटेन को ले लें, इस हिंदी पत्रकारिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप उस इतिहास के पन्नों को बुलटकर देखेंगे, उन पत्रिकाओं के अंक को देखेंगे, तो आपको लगेगा। उसके बाद ये भारत की आजादी का संघर्ष था, और उसके बाद आप देखते हैं कि 1834 से जब लोग अलग अलग देशों में, चाहे वो मॉरिशस में गए हों, फिजी में गए हों, गयाना में गए हों, त्रिनिदाद में गए हों, दक्षिण अफ्रीका में गए हों, तब हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने
अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनका जो सामना किया, उसका संघर्ष भी उन्होंने इन हिंदी पत्र पत्रिकाओं से, और हिंदी नहीं, साथ में मैं भारतीय भाषाओं को भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि उन भाषाओं का भी उसमें प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार ये जो लंदन से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आप जानते हैं कि मैं सिर्फ पहले लंदन या ब्रिटेन का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि वो एक दौर गुजरा। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद हमारे कई युवा या हमारी एक दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी भी रोजगार के लिए, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो भारत के बाहर पहुंची। और ब्रिटेन में भी आप देखेंगे कि वहां पर वो जब 1950 के बाद भी उन्होंने ये कहा कि भाई खासकर हमारी भाषा और संस्कृति को जीवित रखने का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो उन्होंने कहा अगर हमें अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है कि पत्र, क्योंकि उस समय वो व्हाट्सएप का युग नहीं था, वो फेसबुक का युग नहीं था, आप जानते हैं। तो उन्होंने एकमात्र ये साधन माना कि भाई हमें अगर अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखना है तो हमें पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना चाहिए। और इसीलिए मुझे याद है कि वहाँ की जो हिंदी परिषद है उसने एक प्रवासिनी पत्रिका निकाली, वो हस्तलिखित पत्रिका है। मैं वो लंदन से हस्तलिखित पत्रिका लेकर आया, तो हाथ से एक व्यक्ति कम से कम 32 पेज की पत्रिका वो हाथ से लिखता था, और वो भारत में भी कई जगह भेजी जाती थी। और उसमें एक पत्र छपा है, मुझे याद है 1964 में जब वो राष्ट्रपति राधाकृष्णन को वो पत्रिका भेजी गई हस्तलिखित, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि भाई आप इसको हाथ से क्यों निकाल रहे हैं, इसकी अब प्रकाशन की व्यवस्था कर लीजिए। वो पत्र टाइप किया हुआ था, वो मेरे पास वो पत्र भी मौजूद हो। तो इस प्रकार इतना संघर्ष लोगों ने किया अपनी भाषा और संस्कृति के लिए कि हाथ से पत्रिका निकाली। और उसके बाद अगर आप ब्रिटेन के इतिहास को देखेंगे तो कई समाचार पत्र, खासकर नरेश भारती जो बीबीसी लंदन में हुआ करते थे, उन्होंने चेतक पत्र बहुत सुंदर निकाला। आप अमरदीप समाचार पत्र 30 साल तक निकाला है, और अमरदीप के जो संपादक हैं उनको तो ब्रिटेन के बड़े समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। 30 वर्षों तक वो पत्र निकला। तो इस प्रकार ये ब्रिटेन में, और उसके बाद भी आज भी वहां से अब निश्चित रूप से जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो बदल गया है। पहले प्रिंट रूप में या छपे हुए रूप में पत्रिकाएं निकालती थी, वो पत्रिकाएं ऑनलाइन रूप में परिवर्तित हो गई। पुरवाई पत्रिका जिसकी शुरुआत हुई थी हिंदी, ऐसे कई समाचार पत्र ब्रिटेन में भी प्रकाशित हुए, और आज वो पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन रूप में, जैसे पुरवाई पत्रिका है ब्रिटेन की, वो प्रकाशित हो रही है। तो इस प्रकार ये जो हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप है वो कई रूपों में विकसित हुआ। अब हम थोड़ा सा, मैं चर्चा अब जिसकी आपने जिक्र किया था दक्षिण अफ्रीका का, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि वहां पर 1903 में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई थी, नाजिर जी ने उसकी शुरुआत की थी, और महात्मा गांधी ने उसको 1904 में टेक ओवर किया था, हालांकि वो उसमें सहयोग देते थे। अब देखिए हमारे लिए एक कितनी अद्भुत घटना है कि उस समय ये कल्पना की गई थी। आप जानते हैं कि जब हमारे गिरमिटिया मजदूर वहां पर पहुंचे थे तो वो अलग अलग भाषा भाषी थे, उसमें हिंदी भाषी भी थे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश अन्य प्रांतों से गए, दक्षिण से थे जिसमें तमिल भाषी भी थे, गुजरात से गए जिसमें गुजराती भाषी भी थे, और अंग्रेजी तो वहां की भाषा थी। तो 1903 के बाद वो समाचार पत्र आप देखिए 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ, उसमें हिंदी भाषा, उसमें तमिल भाषा, उसमें आप देखिए गुजराती भाषा और हिंदी भाषा एक साथ। मैं जब दक्षिण अफ्रीका में 2 बार गया तो डरबन यूनिवर्सिटी से उसके कुछ अंक लेकर आया, मैं पहला अंक भी लेकर आया, हालांकि वो आप अगर गांधी पोर्टल पर जाएं तो वो सारे अंक आपको मिल जाएंगे, तो मैं कुछ 1-2 अंक मूल रूप से भी उनसे निवेदन करके लाया। तो मुझे वो अद्भुत समाचार पत्र लगा। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे कि उस समाचार पत्र के माध्यम से गांधी जी ने कितनी क्रांति की, अगर आप देखें तो। और उसमें जो आप तथ्य देखेंगे या जो कथ्य छपता था वो हिंदी के पाठकों के लिए अलग तरह का था, गुजराती के लिए अलग तरह का था, तमिल के लिए अलग तरह का था। पर आप देखिए आरंभिक 2 वर्षों में गांधी जी ने उसमें 500 लेख और टिप्पणियां लिखी उसमें, अगर आप उसके पुराने अंक देखेंगे। और गुजराती में उनका लेखन जो है वो मुख्यतः सूचनाप्रद था, अंग्रेजी में उनका लेखन था वो व्यापक विषयों पर केंद्रित था, और उसमें बड़े गूढ़ विषयों पर वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी बात करते थे। मुझे एक शब्द याद आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित हो रहा है, आपने देखा होगा सत्याग्रह शब्द। अब ये सत्याग्रह शब्द कहाँ से आया, मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर जब दक्षिण अफ्रीका का, जब वहां पर हमारे भारतीयों को जब मजदूर के रूप में लाया गया और जब वो दमन हो रहा था वहां पर, तो उन्होंने एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था पैसिव रेसिस्टेंस, जिसको हमारे भारतीयों ने काला कानून नाम दिया। और उस काले कानून का बहुत विरोध वहां पर गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। तब गांधी जी ने ये बात कही कि भाई ये पैसिव रेसिस्टेंस हमारे लोग क्या समझेंगे। तो उन्होंने 11 जनवरी 1908 के इंडियन ओपिनियन के अंक में यह प्रकाशित किया कि इसका समानार्थी आप गुजराती या हिंदी शब्द सुझाइए। समाचार पत्र प्रकाशित किया कि इसके लिए अलग अलग शब्द रखिए। तब कुछ लोगों ने उसमें रखा
और वहां पर उसके बाद 7 मार्च 1908 के अंक में उन्होंने छापा कि भाई हमें ये शब्द जो है 3-4 व्यक्तियों के अच्छे लगे हैं, तो उसमें एक शब्द जो सबसे अच्छा लगा वो था सद आग्रह। तो गांधी जी ने कहा कि सद आग्रह को अब हम सत्याग्रह कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये सत्याग्रह शब्द की शुरुआत उस इंडियन ओपिनियन के या गांधी जी से हुई जो आज पूरे विश्व में सत्याग्रह शब्द के साथ जाना जाता है। तो इस प्रकार इस इंडियन ओपिनियन में, हालांकि आप जानते हैं कि उसके बाद उसमें हिंदी का जो प्रकाशन है वो कुछ समय बाद बंद हो गया। उसके बाद 1913 में हिंदी की फिर मांग आई तो हिंदी फिर शुरुआत की गई। तो इस प्रकार ये दक्षिण अफ्रीका का जो संघर्ष है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन ओपिनियन का काम देखते थे भवानी दयाल सन्यासी ने जब हिंदी बंद हो गया तो उन्होंने एक अद्भुत समाचार पत्र निकाला और उसका नाम हिंदी था। मेरे पास हिंदी के सारे अंक लगभग मैं वहां से दक्षिण अफ्रीका से लेकर आया था, और उस हिंदी समाचार पत्र जो बाइलिंगुअल छपता था, वो नाम हिंदी था लेकिन वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। और उस हिंदी समाचार पत्र में भारतीयों को जागृत करने के लिए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कितने संपादकीय छपते थे, कितने लेख छपते थे, यदि आप देखेंगे तो हमें आश्चर्य होता है। मुझे याद है कि उन्होंने एक दिवाली विशेषांक निकाला था हिंदी का, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि साथियों तुम क्या दिवाली मना रहे हो, हिंदुस्तान में हमारा दिवाला निकल रहा है। यदि वास्तव में दिवाली बनाना चाहते हो तो संघर्ष के लिए उठ खड़ो। जिस दिन हमारे साथी इस दिवाले से निकल जाएंगे, जेलों से निकल जाएंगे, तब हम असली दिवाली नहीं मनाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने विजयादशमी के अंक में भी इस तरह के इतने अंकों में इतनी एक तरह की क्रांतिकारी विचार मुझे उसमें देखने को मिले। तो मैं समझता हूं कि विदेशों से उस देश के लोगों के लिए या हिंदी पत्रकारिता के लिए कितना बड़ा काम हुआ। उसके बाद जो गिरमिटिया देशों में मुझे लगता है कि मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता ने एक अद्भुत कार्य किया। मॉरिशस और फिजी में आप जानते हैं कि मॉरिशस से जब गांधी जी लंदन से जब आ रहे थे तो उनका जहां जैसा कहा जाता है कि मॉरिशस में खराब हो गया। उनका कोई यात्रा का प्लान नहीं था कि वो मॉरिशस जाएंगे। तो 1901 में गांधी जी कुछ दिनों के लिए मॉरिशस गए, और जब वहां उन्होंने देखा कि मॉरिशस में भारतीयों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने भारतीयों को थोड़ी सी प्रेरणा दी कि देखिए भाई, आपको अगर इन अत्याचारों से जूझना है तो नंबर 1 आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप राजनीति में आइए और समाज में सक्रिय होइए। तो गांधी जी ने जब वहां की स्थिति देखी तो आप जानते हैं एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है मणिलाल डॉक्टर। 1907 में उन्होंने गुजरात में बड़ौदा से मणिलाल डॉक्टर को मॉरिशस में भेजा, और जब वो मॉरिशस चले गए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 1909 में एक हिंदुस्तानी अखबार निकाला। 15 मई 1909 वो तारीख है जब उन्होंने अखबार निकाला, और वो अखबार उन्होंने पहले शुरू किया गुजराती और अंग्रेजी में। बाद में उन्हें लगा कि भाई अंग्रेजी गुजराती से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने वो अखबार हिंदी में भी शुरू किया। तो इस प्रकार वो संघर्ष की शुरुआत वहां पर हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि उन लोगों ने उसके बाद कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, लेकिन मैं एक पत्रिका का जिक्र आपसे जरूर करूंगा कि जो पत्रिका अभी उसका हस्तलिखित थी, तो वहां पर उसके बाद 1935 में जब ये 1908-9 में शुरुआत हुई, अलग अलग पत्रिकाओं की शुरुआत हो गई, तो वहां पर प्रकाशन के साधन नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक पत्रिका निकाली जो दुर्गा पत्रिका। अब देखिए वो दुर्गा पत्रिका 64 पेज की, ये मेरे पास उसका अंक है, आपके सामने बता रहा हूं। इस तरह ये हाथ से पत्रिका निकालते थे और उसमें बाकायदा रचनाएं छपती थी, उसमें कार्टून भी छपते थे, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ और लेख छपते थे। अब आप समझिए कि उसमें 64 पेज की पत्रिका हाथ से लिखी जाती थी। उसके बाद वो एक एक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए बेची जाती थी। उसके नियम थे, कोई व्यक्ति 2 दिन से अलग नहीं लिखेगा। उसमें एक बड़ा रोचक लिखा था कि आपको रचनाएं लिखने के लिए स्याही और कागज नहीं दिया जाएगा। ये भी जैसे हम कहते हैं ना पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, उस समय लिखा जाता था कि स्याही और कागज नहीं दिया जाएगा, आपको स्याही कागज का ही प्रयोग करने का। फिर उसमें एक शब्द बड़ा अच्छा लिखेगा कि हमारी पत्रिका में एक शब्द लिखा था, घासलेटी साहित्य नहीं छपेगा, इसमें भाषा, संस्कृति और हमारे उत्थान के लिए। और उसने बहुत अभियान चलाया कि आप अपने भाषा को न छोड़िए। यहां तक कि आप देखेंगे कि हाथ से कार्टून बनाकर तक छापे जाते थे कि आप किस तरह भारतीयता को खो रहे हैं। तो इस प्रकार वो पत्रिका 3 साल तक निकली। आप बताइए कि 3 साल तक। और मुझे खुशी है कि जो अभी 2018 में मॉरिशस में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उसमें दुर्गा पत्रिका के सारे जो अंक हैं 3 साल के, वो 3 ग्रंथों में छाप दिए गए। आप समझिए लगभग 600 पेज के ये 3 ग्रंथ हैं, जिसमें दुर्गा पत्रिका के, ये एक तरह से मॉरिशस की हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है। तो इस प्रकार कितने अद्भुत कार्य वहां पर हुए। और उसके बाद वहां पर पत्र पत्रिकाओं का सिलसिला चालू हुआ, कई समाचार पत्र मिले। और इसके साथ इस दुर्गा पत्रिका के बाद
एक तरह से संघर्ष की शुरुआत भारतीयों के बारे में जो डॉक्टर मणिलाल आए। अब आप देखिए डॉक्टर मणिलाल का प्रभाव इतना रहा कि फिजी में भी यही स्थिति थी। फिजी में भी वहां पर जो हमारे गन्ने के लिए मजदूर गए थे, वहां पर जिस तरह शासन था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, तो फिजी वालों ने कहा गांधी जी से कि आप डॉक्टर मणिलाल को फिजी भेजिए। तब 1913 में डॉक्टर मणिलाल फिजी चले गए और वहां पर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले काम किया कि एक सेटलर नाम का पत्र निकाला। पहले साइक्लोस्टाइल से भी ऐसा निकाला उन्होंने, और वो भी उन्होंने अंग्रेजी में निकाला। तो फिर वहां देखा कि अरे अंग्रेजी कोई समझ नहीं पा रहा है, तो वो सेटलर पत्र उन्होंने अंग्रेजी हिंदी में निकाला। तो इस प्रकार ये आप देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जितनी वहां पर मतलब जिस तरह जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत इसके अलावा भी कई कई देशों में रही। अब थोड़ा सा मैं फिजी का जिक्र मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा। मैं अमेरिका का जिक्र करना चाहूंगा कि अमेरिका में किस तरह हिंदी और भारतीय भाषाओं ने आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और खासकर यहाँ पर पत्रकारिता के कई पुरोधा बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का नाम आपने जरूर सुना हो कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की वहां पर स्थापना की। लेकिन वास्तव में उस पार्टी का नाम गदर पार्टी नहीं था। उसका नाम तो उन्होंने संघर्ष के लिए अपना एक अलग नाम रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक समाचार पत्र निकालेंगे, और उन्होंने कहा कि हम गदर समाचार पत्र निकालेंगे। और आप जानते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा उनका एक तंत्र उन्होंने विकसित किया समाचार पत्र के लिए, और समाचार पत्र गदर समाचार पत्र के लिए सैन फ्रांसिस्को के पास एक भवन लिया गया, और वो समाचार पत्र कितनी भाषाओं में निकला अगर आप देखेंगे। उसकी शुरुआत उर्दू से हुई, उसके बाद उसको पंजाबी में निकाला गया, उसको गुजराती में निकाला गया, उसको हिंदी में निकाला गया, उसको बंगला में निकाला गया। मेरे पास पंजाबी, उर्दू और गुजराती के अंक तो उपलब्ध हैं, हिंदी का हालांकि उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस प्रकार उस गदर अखबार कितने देशों में वो भेजा जाता था। उसके बाद वो खाली अखबार नहीं निकालते थे, इसके अलावा वो लोग गदरी रिसाला के नाम से अलग अलग प्रकाशन भी निकालते थे उस गदर मूवमेंट के अंतर्गत। और उन्होंने क्या किया कि उस गदरी रिसाला के अंतर्गत आप देखिए, मेरे पास मैं जलंधर में अगर आप कभी जाएं तो एक गदर म्यूजियम बना हुआ है, उसमें गदर पार्टी ने जितने काम किए वो सारा रिकॉर्ड वहां पर है। तो इस तरह वो गदरी रिसाला के नाम से आप देखिए, ये हिंदुस्तान गदर प्रेस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में छपी, इस पर इस तरह लिखा है। और देशभक्ति की कविताएं हाथ से लिखकर वो सारे देशों में, अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भेजा करते थे। और इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, देखिए बड़ी सुंदर कविता वो लिखते थे, हिंदी जवानों ए मर्दानों जल्दी लो हथियार, एक हाथ में विद्या बल लो दूजे में तलवार। यानी हमको स्वतंत्रता का आंदोलन चलना है तो उसमें विद्या बल की भी जरूरत है और तलवार की जरूरत है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो ये अखबार छपते थे, अगर आप दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के अंक लिखेंगे तो वहां पर जो भारतीयों को संबोधित किया जाता था वो हिंदियों के नाम से संबोधित किया जाता था। ये गदर में भी आप अगर देखेंगे तो इसमें हिंदियों लिखा है, इंडियन ओपिनियन में भी हिंदियों लिखा है, हिंदियों मतलब हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार, हालांकि चूंकि ये मेरी पुस्तक तो 27 देशों पर अगर चर्चा करूंगा या उसकी भाषा पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, तो इसलिए इस प्रकार इस गदर अखबार ने कितना जबरदस्त काम किया उस प्रेस में। और इसी प्रकार एक वो प्रकाशन निकाले थे, मैं उसका ध्यान भी रहूंगा, उसमें एक प्रकाशन वो निकालते थे गदर में, ये प्रकाशन है अंकों की गवाही। अंकों की गवाही, उसमें वो सारे तथ्य देते थे कि जो अंग्रेज है वो हिंदुस्तान को किस तरह लूट रहे हैं, कितना एक तरह से कर लगाया जा रहा है, किस तरह हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है और हिंदुस्तान का पैसा ब्रिटेन में भेजा रहा है। तो इतना अद्भुत कार्य इस गदर पार्टी में। और आप जानते हैं मैं भोपाल में रहता हूं और भोपाल में एक बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। वो बरकतुल्ला, जो मोहम्मद बरकतुल्ला थे, उन्होंने पहले जापान में उर्दू पढ़ाई और उसके बाद उन्होंने गदर पार्टी के लिए काम किया। कितने पंजाब के कितने लोग उस गदर पार्टी में काम करते हुए शहीद हो गए, कितनों, और किस प्रकार उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी गदर समाचार पत्र के माध्यम से कितना एक क्रांतिकारी कार्य किया है। शायद उस पर तो पूरी कई पुस्तकें गदर पार्टी पर लिखी गई है। तो इस प्रकार ये गदर अखबार का चमत्कार था कि वो कितनी भाषाओं में निकाला। हालांकि हम खोज रहे हैं कि अन्य भाषाओं को मिल जाए, लेकिन हिंदी, गुजराती और उर्दू के गदर के अंक तो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार ये जो कार्य हुआ अमेरिका के माध्यम से। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका में फिर वो दौर जब आया, जब हम स्वतंत्रता के बाद हमारे कई लोग अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्र में गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, तब उन्होंने भी पत्रिका निकालना जो शुरू किया तो वो शुरुआत हस्तलिखित पत्रिका से। मेरे पास 1980 का एक विश्वा पत्रिका का अंक है जो सबसे पहले हस्तलिखित निकाला गया।
हाथ से 8 पन्ने निकाला गया और उसको वितरित किया गया, फिर उसको प्रकाशन की व्यवस्था की। और आज, और आपको शायद आश्चर्य होगा कि 1962 में अमेरिका में भारतीयों की संख्या मात्र 52,000 थी, और आज वहां पर भारतीयों की संख्या, जो जनगणना के आंकड़े हैं, वो 38 लाख है। अब बताइए कहां पर 12,000 और कहां 38 लाख। तो ये जितने भारतीय गए उसमें विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उसमें हिंदी भाषियों की संख्या सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने भी 1980 के बाद ये पत्र पत्रिकाओं का सिलसिला बिल्कुल चालू रखा, और उसके बाद खाली पत्र पत्रिका नहीं, मैंने वो पुस्तक में देने का प्रयास किया। वहां पर रेडियो के माध्यम से हिंदी किस तरह आई, फिल्मों के माध्यम से किस तरह आई, और आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा तो पूरे विश्व में लोकप्रिय रहा है। एक भाषा को फैलाने में हिंदी सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वहां पर वो विश्वा पत्रिका चालू हुई, और आज भी कम से कम 4-5 पत्रिकाएं अमेरिका से निकल रही है। हालांकि मैं देखता हूं कि अब ऑनलाइन पत्रिकाएं या वेब पत्रिकाओं का दौर शुरू हो गया, और बहुत अच्छी वो पत्रिकाएं उन देशों से निकल रही है जो पूरे विश्व को समेटे हुए है। अब थोड़ी सी बात मैं फिजी की करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार मॉरिशस की स्थिति रही, मॉरिशस में सबसे पहला जहाज 1934 में भारतीयों को लेकर पहुंचा, और लगभग कुल मिलाकर 2.5-3 लाख भारतीय पहुंचे। और उसके बाद जो फिजी में आप देखेंगे कि लगभग 1860 के बाद भारतीयों का जाना वहां पर लगातार जारी रहा, और वो भी वहां पर विभिन्न प्रदेशों से गए। तो वहां पर भी जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि फिजी में मणिलाल डॉक्टर ने सेटलर पत्र की शुरुआत की, और उसके बाद वो समाचार पत्रों की संख्या बढ़ती गई। और एक अद्भुत समाचार पत्र है जिससे फिजी में मुझे उसके दफ्तर जाने का मौका हुआ, वो 1935 में शुरू हुआ। 1935 में शांति दूत समाचार पत्र शुरू हुआ, और वो समाचार पत्र 85 वर्षों तक लगातार प्रकाशित हुआ। एक अद्भुत इतिहास उसका है कि हालांकि वो समाचार पत्र 2020 में वो समाचार पत्र बंद हो गया, और यदि आप देखेंगे तो उस समाचार पत्र के फिजी में 1935 से लगाकर 2010 के सारे अंक संभाल के रखे हुए हैं। मैंने बहुत विस्तार से उन समाचार पत्रों का, वो साप्ताहिक अखबार निकलता था, और उसके साप्ताहिक के दीपावली का विशेषांक जब भी निकलता था तो उसकी संख्या 100 पृष्ठों से अधिक होती थी। दीपावली विशेषांक 100 पृष्ठों से अधिक होती थी। दूसरा, और उन 100 पृष्ठों में केवल फिजी के नहीं, आप देखते हैं कि जो हम उसके पड़ोसी देश हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, आप न्यूजीलैंड को ले लें, उनके रचनाकार भी उसमें छपते थे, और वो समाचार पत्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जाता था। और उस फिजी के समाचार पत्र में भारत की संस्कृति के लिए हिंदी शिक्षण के पाठ उसमें समझते थे। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब भारतीय इन देशों में गए थे तो उनका संघर्ष अपनी संस्कृति और भाषा के लिए था। और आप जानते हैं कि पहले मॉरिशस और फिजी में हिंदी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर बैठका कहा जाता है, जो लोग गिरमिटिया साहित्य से परिचित होंगे, कि उन्होंने बैठका में, मतलब रात को वो क्लासेस लगाते थे, कक्षाएं लगाते थे, और उनका उद्देश्य ये था कि भाई हम जो ग्रंथ लेकर गए हैं, रामचरितमानस लेकर गए हैं या दूसरे जो धार्मिक ग्रंथ लेकर हैं, वो एक व्यक्ति केवल पढ़कर सुनाता था, एक आध व्यक्ति था। तो उनका उद्देश्य था कि हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना अवश्य आना चाहिए, इसलिए हमारी भाषा हमको सीखना चाहिए। और आप जानते हैं कि भोजपुरी और अवधी का उसमें प्रमुख भूमिका थी, ज्यादातर उसमें अवधी। तो उन्होंने उस तरह से बैठकों में हिंदी की शुरुआत की। उसके बाद सरकार से संघर्ष किया कि हमारी हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था हो। तो इन समाचार पत्रों में वो हिंदी के लेसन्स भी छपा करते थे कि ये पहली कक्षा का लेसन है, ये अगली बार है। तो इस प्रकार वो, अगर आप उस समाचार पत्र को देखेंगे, उसके बाद अनेक समाचार पत्र, कम से कम मॉरिशस में 60 से अधिक पत्र पत्रिकाएं निकाली, जिनके अधिकांश अंक मेरे पास है, उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। तो वो वही क्रांति जो मॉरिशस में हुई, वही समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फिजी में हुई। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो वो समाचार पत्र 1935 निकले। इसके अलावा कितने समाचार पत्र वहां निकले, बड़े रोचक नाम रहे उनके। जैसे एक समाचार पत्र निकलता था, उसका नाम वृद्धि था, और उन्होंने शुरू में लिखा उसका कि ये भारतीयों की वृद्धि के लिए है, इसलिए इसका नाम हम वृद्धि रख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन समाचार पत्रों में जिस तरह भारतीयों को अपनी भाषा और संस्कृति और जिस तरह त्योहारों का विवरण छपा जाता था। और मैं एक पत्र का जिक्र करना भूल गया, जिस पत्रिका की एक साउथ अफ्रीका में भवानीदयाल सन्यासी ने ही एक धर्मवीर समाचार पत्र भी निकाला, द्विभाषिक, जिसमें धर्मवीर नाम से आप समझ रहे हैं। और जो हिंदी समाचार पत्र निकलता था उसमें कई संगठन दक्षिण अफ्रीका में चालू हो गए थे। तो उन्होंने जो भारतीयों का संगठन था, उन्होंने उसमें विज्ञप्ति छापी थी कि आप इस बैठक में जरूर आए, लेकिन वही लोग आए जो हिंदी में बात कर सकते हो। यदि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हो तो बैठक, वो विज्ञप्ति है, उसमें इतनी रोचक विज्ञप्ति थी। तो इस तरह उन्होंने किस तरह भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया।
पर आप जानते हैं कि 1900 ये भाषा का प्रभाव था कि आज दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षा संघ 1948 में स्थापित होकर कितना जबरदस्त काम कर रहा है। हिंदवाणी वहां का रेडियो 2012 में हम जब विश्व हिंदी सम्मेलन डरबन में गया तो उन्होंने देखा हिंदवाणी वहां का जो रेडियो है वो कितना लोकप्रिय हो गया आज। तो वहां पर निश्चित रूप से वहां पर अब एक बोलने का संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो रेडियो के माध्यम से, हिंदवाणी के माध्यम से कार्यक्रम सुनकर भी अपना भाषा का पक्ष मजबूत करते हैं। तो इस प्रकार ये जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र रहा है ये बड़ा विस्तृत क्षेत्र रहा है। अब अगर फिजी में भी आप देखेंगे कि इतने समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ और वहां पर एक विशेष बात ये थी कि वहां पर सरकार के जितने प्रकाशन हैं वो भी आज भी हिंदी और अलग अलग हिंदी, अंग्रेजी और काइबिती भाषा में निकालते हैं। फिजी विश्व का एकमात्र देश है जिन्होंने अपने संविधान में हिंदी को भी राजभाषा स्वीकार किया है। भारत के अलावा एकमात्र देश है और इसीलिए वहां पर सांविधिक मान्यता हिंदी में होने के कारण वहां की संसद में व्यक्ति हिंदी में भी बात कर सकता है। एक विशिष्ट बात मुझे फिजी 2 बार जाने को देखा कि वहां पर जो भी बच्चे हैं उनके लिए 8वीं तक की पढ़ाई में हिंदी एक अनिवार्य विषय है। 3 भाषाएं वहां वो पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि फिजी में किस तरह का महेंद्र चौधरी जब सरकार थे तब जब भारतीयों में और काइबितियों में कितना संघर्ष हुआ था। महेंद्र चौधरी की निर्वाचित सरकार को संसद में अपमानित करके हटा गया था। तो वो एक तरह से दो तरह के प्रकृति के लोगों का संघर्ष था। बाद में उन्होंने तय किया कि अगर हमको एक सामाजिक संस्कृति को लेकर चलना है तो हमें उस देश की या उस देश के निवासियों की भाषा को भी पढ़ाना होगा। तो आज वहां पर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और वहां की जो मूल काइबिती भाषा है वो भी पढ़ाई जाती है। तो 8वीं तक का वो जो बच्चा है वो अनिवार्य रूप से हिंदी भी पढ़ता है और वहां के मूल फिजियन लोगों के लिए स्पोकन हिंदी का कोर्स भी चलता है। मैं एक घटना का उदाहरण जानना चाहूंगा कि मैं जब फिजी हवाई जहाज में जा रहा था तो मेरे पास एक भारतीय मूल के फिजियन व्यक्ति थे, वो हिंदी में बोल रहे थे। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा साहब मैं हिंदी बोल तो सकता हूँ लेकिन मैं ना हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरी बेटी बैठी है 7वीं क्लास में ये हिंदी बोलती भी है, ये पढ़ती भी है और लिखती भी है। एक बहुत बड़ा विभाग। तो इस प्रकार इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन लोगों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना, हिंदी साहित्य कितना विकसित हुआ, किस प्रकार लोगों ने, आप जानते हैं मॉरिशस के जो अभिमन्यु अनंत है उनको तो मॉरिशस के प्रेमचंद, कितने सैकड़ों लोगों ने हिंदी का कितना जबरदस्त साहित्य रचा, फिजी के लोगों ने साहित्य का कितना रचा। तो उसका मुख्य कारण यह है कि उनको साहित्य रचने के पहले इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रोत्साहन का मौका मिला, उनकी रचनाओं को छपने का मौका मिला, जिसके बाद 50 पत्रिकाएं निकली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, फिजी का तो एक अखबार है फिजी टाइम्स, वो अंग्रेजी में निकलता है, लेकिन उसकी एक अद्भुत विशेषता है कि उसका दीपावली विशेषांक हिंदी में निकलता है। मैं वो दीपावली विशेषांक मिले, मतलब अखबार अंग्रेजी का है लेकिन अगर दीपावली विशेषांक निकलेगा तो वो हिंदी में प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार इन देशों में हिंदी की जो इतनी विशेषता रही। इसी प्रकार आप उन गिरमिटिया देशों को भी देखेंगे, गयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, वहां पर भी हिंदी की पत्र पत्रिका, हालांकि वहां पर वो प्रभाव इतना अधिक नहीं था, लेकिन ये वो देश हैं जहां पर आज भी भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने भी वहां पर हिंदी की शुरुआत की, हिंदी शिक्षण की। अब आप देखिए गयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, वहां से सुरीनाम दर्पण निकला, गयाना से पत्र पत्रिकाएं निकली जो सारे मेरे पास मौजूद हैं। तो उन लोगों ने भी, हालांकि अब वहां पर जो परिवर्तन हुआ है आप देखते हैं कि वहां पर अब थोड़ा सा संकट हमारी देवगिरी लिपि का है। सुरीनामी को सरकार की मान्यता के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वहां पर 23 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1967 के दौरान उनको 1964 या 67 को ये शायद सन है जहां पर सरकार ने हिंदी को मान्यता प्रदान की शिक्षण के लिए। लेकिन वहां पर हिंदी के लिए लिपि रोमन लिपि रखी गई कि हम सरनामी हिंदी जो प्रचलित हो गई कि सरनामी हिंदी का प्रयोग करेंगे लेकिन इसकी लोपन रहेगी। तो वहां पर भी वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सुरीनाम दर्पण के नाम से और अन्य जो पत्रिकाएं निकलती है उसके माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। अब थोड़ा सा हम उन देशों की ओर चलें जहां पर आप जानते हैं कि संस्कृत का यह बहुत बड़ा एक रोल या भूमिका रही है। आप देखते हैं जर्मनी में संस्कृत या जापान में 150 वर्ष पूर्व से संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जापान में अभी दोनों विश्वविद्यालयों में मुझे जापान जाने का मिला। मैं ओसाका विश्वविद्यालय में गया और टोक्यो विश्वविद्यालय में भी एक सेमिनार में गया। जापानी लोगों ने हिंदी के लिए कितना काम किया मैं देखकर दंग रह गया। खासकर आप देखते हैं 1908 से जापान में हिंदी शिक्षण की पढ़ाई की शुरुआत हो गई और वहां के जापानी विद्वानों ने जापानी हिंदी शब्दकोश सालों परिश्रम करके बनाया। जापान में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, लेकिन मुझे एक पत्रिका बड़ी अद्भुत लगी। ज्वालामुखी पत्रिका 1980 में प्रकाशित हुई और उस ज्वालामुखी पत्रिका में एक भी भारतीय नहीं था।
सारे जापानी लोग हिंदी में लिखा करते थे और वो पत्रिका के हालांकि 8 अंक ही प्रकाशित हुए, लेकिन अद्भुत कार्य उन्होंने किया। एक भी भारतीय नहीं, और जापानी में हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी कविता के बारे में वो सब उनके लेख छपते थे। इस प्रकार वो अद्भुत पत्रिका कुछ अंक निकल के बंद हुई, लेकिन वो एक इतिहास बना के चली गई। जापान से आज भी एक सालों से एक पत्रिका निकल रही है, वो है सर्वोदय पत्रिका। उसका नाम सर्वोदय है, हालांकि वो जापानी में छपती है, वो जापानी में छपती है, लेकिन कभी कभी उसमें देवनागरी में भी प्रकाशित होते हैं। और वो सर्वोदय पत्रिका गांधीयन वैल्यू पर, भारतीय संस्कृति पर, उससे संबंधित लेख उसमें होते हैं, ताकि वे जापानी लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में, गांधीयन वैल्यू के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में सालों से निकल रही है और अभी भी वो निकल रही है। इसके अलावा वहां पर आप देखेंगे हिंदी साहित्य के नाम से पत्रिका निकलती है, वो 3 भाषाओं में निकलती है। वो हिंदी में अभी निकल रही, बंद हो गई थी, फिर शुरू हो गई। हमारे इशिदा जी जो उसके संपादक हैं जापान, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी, उन्होंने फिर शुरू कर दी। उसमें हिंदी में लेख प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें जापानी में लेख प्रकाशित हो रहे हैं, और अंग्रेजी में भी लेख प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा है कि ये जो हमारे विदेशी लोग हैं, उन विदेशी लोगों ने भी हिंदी को बहुत संपन्न किया। कितना काम, अद्भुत काम किया। आप देखेंगे खासकर हमारे रामायण के ग्रंथों का अनुवाद पूरे विश्व में कितनी भाषाओं में हुआ। शायद उस पर अगर बात करेंगे तो एक बहुत लंबी हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान में अब जापान में, उसके बाद जापान भारती निकली, उसके बाद आप सकुरा की बयार, जो सकुरा का फील है, उस तरह की वो पत्रिका निकली। उसके बाद आप जानते हैं कि वहां पर जो जापान का हिंदी रेडियो है, वो श्रोता समाचार करके निकलता था, और आज भी वहां पर जापान की हिंदी सेवा, आज भी वहां पर रेडियो की लोकप्रिय है। तो इस प्रकार जापान में भी हिंदी का ये पत्रकारिता के माध्यम से या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अलग एक प्रभाव रहा। मैं थोड़ा सा जिक्र आपको हंगरी का करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हंगरी का एक बड़ा माना हुआ विद्वान था, जो भारतीय विद्या से वो बहुत अधिक प्रभावित था, और उसका नाम था अलेक्जेंडर द चोमा। अलेक्जेंडर जो चोमा जो है, वो 1784 में उसका जन्म हुआ, और उसका निधन शिमला में 1842 में हुआ। वो भारतीय विद्या से इतना अधिक प्रभावित था कि उसके पास साधन नहीं था, तो वो किसी तरह अपने पैदल चलकर विभिन्न साधनों से वो भारत आया। उसके बाद वो तिब्बत चला गया, और उसके बाद तिब्बत में बीमार हुआ, और फिर वापस वो भारत आया। उसने कितने संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद किया। उसकी कविताएं बड़ी लोकप्रिय थी। तो हंगरी के लोगों ने एक दीन पत्रिका निकली 7 भाषाओं में, और वो 7 भाषाओं में हिंदी भी समाविष्ट थी। उस पत्रिका को हाथ से लिखकर निकल गया, और उसका जिस अयादी जेम करके एक महिला है, उन्हें उसका हिंदी का अनुवाद किया। मैंने उस महिला से संपर्क किया कि वो मुझे उसकी फोटोकॉपी मिली, लेकिन मुझे मूल पत्रिका चाहिए थी। मैंने आरादी से जब संपर्क किया हंगरी में, तो कुछ प्रतियां बची थी। उन्होंने वो मूल पत्रिका किस तरह हंगरियन से उसका हिंदी में अनुवाद करके उसको, उस पत्रिका को छापा गया। तो आप समझ लेते हैं कि उस समय भी हिंदी का प्रेम हंगरी में किस तरह था। अब थोड़ा सा मैं बात उन देशों भी करना चाहता हूं जिसकी चर्चा कम होती है। वो है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में भी आप जानते हैं कि हालांकि इनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन वहां पर भारतीय जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने, आज भी ऑस्ट्रेलिया से मैं देखता हूं तो कुछ पत्रिकाएं, बहुत अच्छी पत्रिकाएं, ऑनलाइन पत्रिकाएं निकल रही है। प्रिंटेड पत्रिकाएं तो बंद हो गई, लेकिन मैंने देखा कि एक ऑस्ट्रेलिया हिंदी पत्रिका निकली, लगभग 20 सालों तक वो निकलती रही, और कम से कम 32 पेज की वो पत्रिका निकलती थी। अभी 3 साल पहले वो पत्रिका बंद हुई। 32 पृष्ठ होते थे, कभी 24 पृष्ठ होते थे, और उसमें इतने विज्ञापन उसको मिलते थे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया एयरवेज का विज्ञापन भी उसे हिंदी में प्रकाशित होता था। मैं कम से कम उसके, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो उसके कम से कम 15 से 20 अंक में लेकर आया। तो इतने सालों तक वो पत्रिका निकलती रही। उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया हिंदी संघ है, उसने हिंदी की पत्रिका निकाली। आज ऑस्ट्रेलिया में जो आप देखें, पर्थ से ऑनलाइन हिंदी पत्रिका निकल रही है। उसके बाद एक हमारे दिनेश श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि जो अंग्रेजी का समाचार पत्र वहां था, जो डाउन इंडियन या ऐसा कुछ, एक एशिया का समाचार पत्र था, उसमें वो हिंदी पुष्प के नाम से 2 पृष्ठ निकालते थे। आज भी वो 2 पृष्ठ हिंदी में निकल रहे, भारतीयों को जोड़ने के लिए। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदी का दौर है, वो आज भी वहां पर चल रहा है। न्यूजीलैंड में आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड में
1995 के दरमियान जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, वहां पर रोहित हैप्पी नाम के व्यक्ति हैं जो भारत दर्शन पत्रिका ऑनलाइन निकालते हैं इंटरनेट पर। वो पहली इंटरनेट पर पत्रिका उन्होंने वहां से निकाली थी 1995 में। तो वो वहां पर टाइपिंग की सुविधा नहीं थी, तो उसमें वहां की खबरें हाथ से स्कैन करके छापी जाती थी। मैं वो समाचार पत्र कि 1995 में हाथ से लिखकर पूरा समाचार पत्र अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी की खबरें हाथ से लिखी हुई उसमें छापते थे। और उसके बाद तो देखिए भारत दर्शन पत्रिका शुरू हो गई। आज वहां से कई पत्र पत्रिकाएं, न्यूजीलैंड से हिंदी रेडियो वहां पर लोकप्रिय हो गया। उसके बाद थोड़ी सी बात यदि मैं रूस की करूं, तो आप जानते हैं रूस में तो जब यूएसएसआर था तब हिंदी के कितने प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन कितना लोकप्रिय था। उसके जितने प्रकाशन हैं, पत्र पत्रिकाएं तो आपके सामने बहुत लंबे नाम है। सोवियत भूमि है, सोवियत दर्पण है, सोवियत की युवाओं की पत्रिका थी, सोवियत नारी पत्रिकाएं थी। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां पर हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता जबरदस्त थी। हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता जबरदस्त थी। और वहां पर हमारे जो एक रूसी विद्वान हैं जिन्होंने रामायण का भी अनुवाद किया, वो हिंदी फिल्मों के दीवाने थे। तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम नीक रखा, नीक पत्रिका उसका नाम रखा। और उसमें केवल भारत की फिल्मों के बारे में जानकारी होती थी, उसके बारे में लेख होते थे। और वो उस पत्रिका को उन्होंने कुछ अंक उसके निकाले, और उसमें उन्होंने एक लेख में उसमें लिखा कि हमारे युवा फिल्मों के इतने दीवाने हैं, भारतीय फिल्मों के, कि जब टॉकीज में फिल्में देखने जाते हैं तो हम अपना कैमरा साथ में ले जाते हैं, ताकि वो जब भारतीय फिल्म के जब नायक नायिका आते हैं तो उनके फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद उसके प्रिंट लेकर अपने कमरों में लगाते हैं। ये उस समय की उन्होंने अपने बारानिको जो है, बारानिको की बात कर रहा हूँ, बारानिको बड़े रूस के हिंदी विद्वान रहे, उन्होंने ये नीक पत्रिका निकाली थी। उसका रशियन पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने लेख में लिख दिया कि नीक अवधि नाम है, हो सकता है नीक अवधि में हो, तो इसलिए वो पत्रिका हिंदी में निकलती थी। लेकिन वो हिंदी में नहीं निकलती थी, वो पत्रिका पूरी रशियन भाषा में निकालती थी, ताकि पूरे रूस के लोग, जो यूएसएसआर के लोग उसको पढ़ सकें। और उसके बाद आप देखते हैं कि इतनी पत्रिकाएं निकलने के बाद आज भी वहां पर नई दिशा पत्रिका निकल रही है। कुछ पत्र पत्रिकाएं वहां भी आज बराबर निकल रही हैं, हिंदी साहित्य का प्रकाशन हो रहा है। तो इस प्रकार विभिन्न देशों में देखा है। मैं थोड़ा सा जिक्र अब सिंगापुर का करना चाहूंगा। मैं जब ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठा तो मुझे सिंगापुर का एक अखबार मिला, उसका नाम जवान था। अब वो जवान अखबार छपता था, हालांकि उसकी लिपि रोमन थी, लेकिन वो हिंदी और उर्दू में छपता था, रोमन लिपि में। और इसलिए छपता था, उन्होंने लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतने भारत के अलग अलग जो सैनिक आए हैं वो देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं, वो कोई तमिल भाषी है, कोई उर्दू भाषी है, तो उन्होंने वो जवान अखबार रोमन में निकाला। और रोमन में वो बड़ा रोचक तरीके से निकलता था, और उसका आखिरी अंक 15 अगस्त 1947 को निकाला। तो मैं वो कुछ अंक 15 अगस्त 1947 का अंक लेकर आया, जिसमें अब लिखा उन्होंने, वहां के जो संपादक थे, कि अब आप आजाद हैं, और इसके साथ अब चूंकि ये हमारा जो क्रम है वो समाप्त हो गया है, तो हम इस पत्र को बंद हो गए। उसके बाद एक अखबार और मैंने तलाशा, लेकिन हालांकि वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। उसके विवरण मिल गए हैं, अखबार का पेज मिल गया, लेकिन मैं सिंगापुर वालों, एक अखबार और निकलता था, उसका नाम सिंगापुरी अखबार था। और वो सिंगापुरी अखबार भी उर्दू हिंदी में निकलता था, उसमें कुछ उर्दू रहती थी और फिर रोमन में होता था। तो इस प्रकार सिंगापुर में भी इस तरह का जो है हमारी भाषा के माध्यम से लोगों से संवाद करने का माध्यम आता था। और आज तो वहां पर सिंगापुर संगम के नाम से पत्रिका बहुत लोकप्रिय है। और आपको मैं बता दूं, वहां का जो आर्य समाज है उसने बड़ा संघर्ष किया हिंदी के लिए। एक समय वहां 50-100 विद्यार्थी हिंदी नहीं पढ़ते थे, आज वहां पर 8000 से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो आर्य समाज को अधिकृत किया है स्कूलों में परीक्षाएं संचालन के लिए और पढ़ाने के लिए। तो आज 8000 से ज्यादा जो विद्यार्थी है वहां पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये, अगर मैं शायद 27 देशों की बात करने लग जाऊंगा तो शायद बहुत लंबा समय चला जाएगा। लेकिन ये जो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है ये अभी भी अधूरा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजों का विश्लेषण होना है कि उसमें किस तरह की भाषा। अभी तो मैंने केवल उसके 2-4 अंकों को लेकर ही सामग्री दी। अगर उसके पूरी सामग्री, और खासकर मॉरिशस और फिजी तो ऐसे देश हैं जहां की हिंदी पत्रकारिता पर अलग पुस्तक भी लिखी जा सकती है, उसके इतने अलग अलग आयाम वहां पर रहे हैं। और उसके बाद अब सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय हो चुका है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो के माध्यम से। और अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की, तो अभी अभी मेरा पिछले 7-8 महीने में 3 बार मॉरिशस जाना हुआ। तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय माध्यम है तो वो रेडियो है।
मतलब टीवी से भी ज्यादा लोकप्रिय माध्यम रेडियो हो गया है। और इस प्रकार वहां पर रेडियो के इतने सारे वहां पर लोकप्रिय कार्यक्रम वहां पर प्रसारित होते हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत दुखद बात ये है कि मॉरिशस में अब कोई हिंदी का समाचार पत्र नहीं निकलता है, जबकि पहले साप्ताहिक समाचार पत्र निकालते थे, द्विसाप्ताहिक, अब तो केवल 4-5 वहां पर पत्रिकाएं अलग निकलती है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती वहां पर हमारे लिए ये भी है कि वहां पर अब धीरे धीरे रोमन लिपि जो है वो अपना साम्राज्य जमा रही है। देवनागरी को जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा उसका प्रचार कम हो रहा है। क्रियोल भाषा का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लोग क्रियोल बोल रहे हैं जो ज्यादातर फ्रेंच से प्रभावित है, भोजपुरी से प्रभावित है। तो इस प्रकार चुनौतियां बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लोग वहां पर कार्य भी बहुत कर रहे हैं। मैं देख रहा था हिंदी प्रचारिणी सभा में गया तो वहां पर हर शनिवार को सप्ताह में दो दिन मैंने देखा 100 से बच्चों को हिंदी अलग से पढ़ाई जा रही है। मतलब एक बड़ी उपलब्धि बात है। अभी मुझे अब मैं देख रहा था मेरे इस पुस्तक में उज्बेकिस्तान का जिक्र नहीं है। अभी शायद हमारे संजीव जी भी जाकर आए ताशकंद से, तो मैंने देखा ताशकंद से एक पत्रिका निकल रही है, वो उज्बेक में, हिंदी में और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में छपती। मैंने ढूंढ ली वो पत्रिका। एक जिक्र और करना चाहूंगा थोड़ा सा, हालांकि वो मीडिया से संबंधित नहीं है, लेकिन शायद भानावत जी आप गए नहीं, वहां पर एक लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय है। उस लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में 700 बच्चे अध्ययन करते हैं, लेकिन उन 700 बच्चों को चौथी क्लास से 11वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। 700 बच्चे यदि अनिवार्य रूप से हिंदी उज्बेकिस्तान में पढ़ते हैं तो एक बड़ी बात है। और इसी कारण उज्बेकिस्तान में यानी ताशकंद और अन्य क्षेत्रों में हिंदी के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में इसलिए अधिक मिल जाते हैं कि वो प्राइमरी लेवल से हिंदी पढ़कर आते हैं और कई लोग फिर वो स्नातक और स्नातकोत्तर में चले जाते हैं। मैंने देखा कि उन्होंने हर एक क्लास के लिए चौथी से लगाकर 11वीं तक एक पूरी अभ्यास पुस्तिका और अध्ययन पुस्तिका, वो सारा सेट उन्होंने मुझे दिया। और इस प्रकार वहां पर कई देशों में हम देखते हैं कि उसके बाद यदि मैंने एक महत्वपूर्ण अनुभव मेरा हुआ कि जैसे जापान में मैंने देखा कि जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ वो ब्रज भाषा भी पढ़ रहे हैं। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी जो विभागाध्यक्ष है नागासाकी, वो उनको ब्रज पढ़ा रही है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी जो सहभाषाएं हैं, वो लोक भाषाएं भी हमको जरूर उसका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अवधी भाषा में हैं, जो ब्रज भाषा में है। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार अब मैं थोड़ा सा इसको, अब चूंकि संभवतः मेरा समय भी हो रहा है भानावत जी, तो मैं इसको 5-1 मिनट में समाप्त भी करना चाहूंगा कि खासकर हमारा जो एक तरह से हमारा जो आईटी का जो क्षेत्र है, या जिसको कहना चाहिए लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, अब इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसने हिंदी और भारतीय भाषाओं को विश्व में फैला दिया है। इसीलिए अब मैं जब देखता हूं कि कितने विश्व के देशों से अब हमारी ऑनलाइन पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। आप चाहे अमेरिका को ले लें, आप चाहे ब्रिटेन को ले लें, आप चाहे जापान को ले लें, चाहे आप यूरोप के कई देशों को लें। मैंने संभवतः अभी आपके साथ नीदरलैंड का जिक्र नहीं किया, मेरा एक अध्याय इसमें नीदरलैंड का भी है कि नीदरलैंड से कितनी हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। और उसके बाद खासकर आप देखेंगे कि जब सूरीनाम में बहुत गड़बड़ हुई थी तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग, बल्कि लगभग 1.5 से 2 लाख सूरीनाम से जो हिंदुस्तानी लोग थे वो नीदरलैंड आ गए। और उन्होंने सूरीनाम से वो वहां पर आ गए और उन्होंने सरनामी हिंदी के माध्यम से अपना काम शुरू किया। उसकी लिपि रोमन भी है और देवनागरी में लिखते हैं, और आज भी वहां पर सरनामी में और हिंदी में पत्र पत्रिकाएं वहां पर प्रकाशित हो रहे हैं। उनके वो रेडियो भी लोकप्रिय हैं। लेकिन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के कारण अब ऑनलाइन पत्रिकाएं पूरे विश्व के विभिन्न देशों से प्रकाशित हो रही है। उसमें सारे विश्व के लोग अपनी भाषाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हिंदी के इतिहास को अगर उठाकर देखें तो मैंने ये बात महसूस की है कि कितना शुरुआती महत्वपूर्ण कार्य विदेश के व्यक्तियों ने देखा है। आप जानते हैं फादर कामिल बुल्के का नाम आप सबने सुना है, जो बेल्जियम से आए थे, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया शब्दकोश यहाँ पर बना के दिया। उसके बाद आप देखेंगे गार्सा द तासी, जिन्होंने, जो फ्रांस के थे, फ्रेंच थे, उन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा। ग्रियर्सन का नाम सब जानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन पहला व्यक्ति था जिसने आकर भारतीय भाषाओं का इतना बड़ा सर्वे किया। तो अलग अलग पहला जो मिस्टर कारपेंटर थे, जिन्हें द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास करके लंदन में पहला अपना शोध पत्र प्रकाशित, शोध पत्र पीएचडी हिंदी में की। तो इस प्रकार विदेशियों की एक सैकड़ों की संख्या है जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए काम किया, इसको समृद्ध किया। और उसके बाद अब वो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न रूपों में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो इसका बहुत बड़ा एक विस्तार इसका विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का है। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि कई विश्वविद्यालयों ने हिंदी की पत्रिकाएं निकाली। जैसे मैं देख रहा था, आप अगर देखें, अगर बुल्गारिया को लें तो बुल्गारिया ने प्रयास पत्रिका, वहां पर हिंदी में कई अंक उसके निकाले। उसके बाद अगर मैं अपने कुछ पड़ोसी देशों की बात करूं, अगर मैं नेपाल की बात करूं, तो आप देखेंगे कि नेपाल में कितने पत्र पत्रिकाएं सालों से वहां पर निकलते रहे। वहां पर विविध भारत निकला है, आज हिमालयनी पत्रिका वहां से बहुत अच्छी निकल रही है वहां से। उसके बाद आप देखेंगे तो कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं में, द पब्लिक पत्रिका अभी बड़ी 60-70 पेज की, 80 पेज की पत्रिकाएं निकल रही है। हालांकि आप जानते हैं कि नेपाली की लिपि देवनागरी है और वहां पर हिंदी शिक्षण की कोई व्यवस्था, लेकिन इतने पत्र पत्रिकाएं वहां से निकलते रहे। और इनकलाब पत्र निकला, संडे टाइम्स निकाला, साहित्य लोक निकला, हिमगिरी निकला, कई पत्र पत्रिकाएं वहां से निकले। उसके बाद यदि आप श्रीलंका को लें तो अभी श्रीलंका और कई दूतावास हमारे हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। लंदन दूतावास से जो हिंदी की पत्रिका बंद हो गई थी वो फिर से प्रकाशित हो रही है, आप देख रहे हैं। चीन का जिक्र करना मैं भूल गया। इतने जिन देशों में, जैसे चीन से भी अभी हिंदू संचेतना पत्रिका शुरू हुई थी, सचित्र चीन, उसके बाद समन्वय हिची, चीन से पहले पत्रिका, उसके बाद अभी चीन समाचार, वो भारत उसमें वो मंडारिन में भी निकल रहा है, हिंदी में भी प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद यदि हालांकि अगर आप देखें तो तिब्बत से तिब्बत बुलेटिन हिंदी में निकल रहा है। हालांकि वो अभी मैं उसको एक अलग देश की बात तो नहीं कहूंगा, तिब्बत समाचार निकलता रहा। तो इस प्रकार ये जो पत्र पत्रिकाओं है, कुवैत से कुवैत समाचार निकलता रहा, और अभी भी लगातार इस तरह के कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में शायद हम जानते नहीं है। तो मैं भानावत जी का, कम्युनिकेशन टुडे का, और खासकर जो हमारी ये जो संस्था है, भारतीय संस्था है, उसका बहुत आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि आज मेरे, जिस प्रकार भानावत जी आपने 4 साल पहले शुरुआत की थी, हम लोगों ने भी 4 साल पहले वैश्विक हिंदी परिवार की शुरुआत की थी, और उस वैश्विक हिंदी परिवार के पिछले 4.5 वर्षों से अनवरत कार्यक्रम बगैर नागा के हर शनिवार के हो रहे हैं। एक भी रविवार ऐसा नहीं गया 4.5 साल में जब कार्यक्रम नहीं हुआ हो। उसमें कम से कम 30 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें ये फिक्स होता है कि एक रविवार को कार्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण पर होता है, एक हिंदी भाषा पर होता है, एक हिंदी टेक्नोलॉजी पर होता है, और एक रविवार को साहित्य का कार्यक्रम होता है। और उसमें पूरे देश विदेश के 1000 से ज्यादा वक्ता, पूरे देश के, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो राजदूतावास के हों, वो 25 से 30 देशों के लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं। कल ही हमारा जो कार्यक्रम रविवार को हुआ था, उसमें करीबन 10 देशों के विदेशी विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी थी। तो आपने जिक्र किया आ गई है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो शोधार्थी हैं वो इस पुस्तक का लाभ उठाएं और इस क्षेत्र में और आगे कार्य करें। अभी बहुत गुंजाइश है इस क्षेत्र में और कार्य करने की, उसको विश्लेषण करने की, लेकिन ये बात है कि ये काम शॉर्टकट का नहीं है, ये गूगल से सर्च करने का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि गूगल तो सहायक है, वास्तव में जो नायक है वो तो पुस्तकें हैं हमारी पुराने संदर्भ में। तो भानावत जी, आपका, कम्युनिकेशन टुडे का, और मेरे बहुत सारे साथी वैश्विक हिंदी परिवार के मैं देख रहा हूँ जो अलग अलग देशों में रहे हैं। सुनीता पाहुजा जी हैं जो सालों तक मॉरिशस में रही, त्रिनिदाद में रही, और भी साथी हैं हमारी वैश्विक हिंदी परिवार की, और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से कांता राय जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं पुनः हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना समय देकर मुझे सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई जवाहर कर्नावट जी। आपने संक्षिप्त समय में जिस वैश्विक परिदृश्य को समेटा है, न सिर्फ हिंदी पत्र पत्रिकाओं के उस संसार को, बल्कि हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए जो प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं उनका भी आपने उल्लेख किया। निश्चय ही ये उन कुछ भारतीयों के जुनून का परिणाम है कि वे भले ही विदेश में जाके बस गए हों, लेकिन उनका दिल अभी भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा में अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को उन पत्रिकाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का एक ऐसा सराहनीय, ये सही है। आपने भी ऐसे बहुत उदाहरण दिए, महात्मा गांधी से लेकर के उस इंडियन ओपिनियन की विकास यात्रा
किस तरह से उस अखबार ने विभिन्न भाषा भाषियों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आप कल्पना कीजिए उस दौर में जब संसाधन नहीं होते थे, पाठक संख्या सीमित थी, उसके बावजूद इन पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से एक विचार यज्ञ को जलाया था, किस तरह से इस पूरे देश की जनता को, जिसमें बहुत कम, आज भी हम लोग 100% साक्षर नहीं है, भले ही अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल से अधिक हो गया है, लेकिन उस दौर में इस छपे हुए शब्द ने जो अपनी एक सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया, और विदेशों की धरती से, और आपने बताया किस तरह से विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य हो रहा है। आपने उज्बेकिस्तान का जिक्र किया, अभी कुछ दिन मुझे रहने का मौका मिला, और मेरे साथ तो बहुत ही एक रोचक जो घटना घटी, जब हम कजाकिस्तान में गए तो वहां जो हमारी गाइड थी, उसका पहला सेंटेंस यही था कि मुझे हिंदी आती है, और 3-4 दिन जो हम रहे उसने हिंदी में संवाद किया। जैसा आपने कहा कि वो आपके एक जो मित्र मिले थे आपको, जो लिख पढ़ नहीं सकते थे उस जहाज में, उसकी भी स्थिति ये थी कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन संवाद कर सकने में वो सक्षम थी, और उसका जन्म मॉस्को का था। तो ये जो हिंदी के प्रति लगाव है, और उज्बेकिस्तान में तो आपने देखा ही होगा, जहां चले गए इंडिया इंडिया, नमस्ते नमस्ते। जी ये नमस्ते नमस्ते करें। तो मुझे लगता है हमारा एक जी ट्रेडमार्क, हमारी पहचान है। और महिलाओं के सिर पे जो बिंदी लगी हुई है, शायद उसको देख करके तो इतने चमत्कृत हो जाते हैं कि वो इंडिया इंडिया, छोटे छोटे बच्चों नमस्ते नमस्ते कहते हुए, तो ये शायद इस देश की शक्ति है, इस देश का जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, भ्रातृत्व सद्भाव जैसे जो मूल्य हैं, उसका आपने इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अध्ययन करके जो प्रेरणा जगाई है। और हम तो विशेष आभारी भी रहेंगे कि आपने जो आपके वैश्विक परिवार है, जो साहित्य साधना में लगे हुए हैं, उनको भी आमंत्रित किया, और अलग अलग अंचलों से ये सभी मित्र हमारे साथ जुड़े। अभी कुछ समय है, जो मित्र जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो डॉक्टर महादेव जी हैं, कांता जी हैं, और आहूजा जी, ये भी यदि कुछ बात करना चाहें अपने अनुभव के आधार पर इस विषय पर, तो वे भी आमंत्रित हैं, संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं इन पक्षों के ऊपर। जी महादेव जी। म्यूट। हाँ सर। अनम्यूट, हाँ। जी। पटल पर उपस्थित महान भाव को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस संगोष्ठी में हमारे आदरणीय जवाहर कर्नाटक जी हिंदी के वैश्विक हिंदी पत्रकारिता का संबंध में बहुत ही सुंदर और रोचक संबोधन यहाँ बताए। हम तो ज्यादा हम सूचना परक साहित्य से जुड़े रहते हैं, परंतु हमारे जवाहर जी से और हमारे शर्मा जी, दागी और अनिल सर जैसे विद्वान हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे जो भी ज्ञान अर्जन करना होता है उसमें हम ज्यादा रुचि रखते हैं। सर, हम ज्यादा पत्रकारिता के संबंध पे उतना हम बोल नहीं सकते, फिर भी बहुत अच्छा रहा आज का ये संगोष्ठी। मैं हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ सर। धन्यवाद सर। सोनू सोनू कुमार ने हाथ खड़ा किया है, हैंड रेस किया है। सोनू कुछ कहना चाहते हो? आप बिहार से हैं, आवाज नहीं आ रही है। सोनू आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, उस बीच में कोई और मित्र कुछ कहना चाहें, टिप्पणी करना चाहें। नमस्कार जी। हाँ दयानंद जी। मैं डॉक्टर दयानंद कादयान, झज्जर हरियाणा से। आज का जो ये हमारा वर्चुअल जो संवाद है, ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। और हिंदी की वैश्विक जो पत्रकारिता है और जो साहित्य के ऊपर जो हमारा कार्य हो रहा है, उसके बारे में हमें ज्ञानवर्धक जानकारी मिले। इसके लिए हम कम्युनिकेशन टुडे और सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हैं। और इससे हमें पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी अपने पैर जमाए हुए है, और हिंदी की जो वैश्विक पत्रकारिता है, वो समृद्ध पत्रकारिता है, वो हमें जानने के जो हमारी जो जिज्ञासा थी वो उससे शांत हुए। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी जो वीडियो है वो जरूर उपलब्ध कराए, ताकि हम उसको बार बार सुने, और इससे हमारे और भी जानकारी
बढ़े। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए दयानंद जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं शुरू में ये उल्लेख करना भूल गया था कि डॉक्टर कर्नावट का जो ये काम है, ये तो भागीरथी प्रयास है आपके, इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और इस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो 2023 का एडिशन है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार आपको फिजी में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पिछली बार हुआ था उसमें विश्व हिंदी सेवी के रूप में सम्मानित किया गया था। और ये सम्मान देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के उप प्रधानमंत्री इन्होंने मिलकर के आपको उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया था। अब यूं तो सीवी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने कुछ मुख्य बिंदु जो है वो आप हमने प्रकट किए। बाकी तो आपका जीवन कर्मठता का पर्याय है। चलिए, जब तक हमारे कोई मित्र कुछ कहना चाहे, मैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भारतीय विद्यापीठ के जयंत राठी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं कर्नावट जी, उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आज के हमारे इस शाम को अकादमिक दृष्टि से यादगार बनाने के लिए और आज के इस आयोजन की याद को अपने दिल में बसाते हुए ये एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से, ई सर्टिफिकेट, ई मेमेंटो, और इसका मैं व्हाट्सएप पे आपको भिजवा दूंगा अभी। जी जी जी, धन्यवाद। ये सर्टिफिकेट है, हालांकि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रिकॉर्ड में रहेगा तो हमें अच्छा रहेगा। ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेट। जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब इससे पूर्व कि मैं भाई जयंत राठी को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूं, एक आध मिनट में कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हो? सोनू कुमार कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सोनू, हाँ सोनू। हमारे पहले तो सर बनावत सर, आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं जवाहर सर से काफ़ी प्रभावित रहा हूं। और जैसे कोरोना काल में आप मुझे मिले थे, उसी तरीके से सर और महादेव सर यहाँ हैं, और सुनीता आहूजा मैम और कांता दीदी, इन लोगों से भी हमारी भेंट हुई थी। और मुझे खुशी है कि मतलब कांता दीदी लघु कथा से संबंधित वो उस पर काम करती हैं। और जवाहर सर का तो मैं क्या कहूँ, अनिल जोशी सर को मैं इतना मतलब इतने ही मेरे दिल से जुड़े हुए हैं कि साप्ताहिक इनके जो कार्यक्रम होते हैं उन ये मैं जब बचपना मेरा गुजरा सर, तो मैं आपका नेटवर्क इशू है। लेकिन सोनू भी हमारे नियमित इसके श्रोता हैं, प्रतिभागी हैं, और मेरे ख्याल पिछले 2 साल से लगातार इन वेबिनार्स में आपकी सक्रिय सहभागिता है। चलिए, और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? नहीं तो मैं, चलिए जयंत जी, आपसे अनुरोध है कि आप आभार प्रदर्शन करें। जयंत राठी जी। जयंत जी, माइक आपका। हाँ, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। एंड सबसे पहले मैं सर हमारे एस्टीम गेस्ट का थैंक्स करना चाहता हूं कि उनके बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया और एक इतनी अच्छी स्पीच दी जिसके माध्यम से हम रूबरू हो पाए ऐसे एस्पेक्ट से जो हम आज से जिससे विचलित थे। और विदेश के अंदर भी जैसे हमें पता चला कि हिंदी पत्रकारिता का जैसा मेन रोल रहा है हमारी हिस्ट्री के अंदर और इवोल्यूशन के अंदर, उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मेन हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक पेशेंस के साथ एक अच्छे लिसनर के तौर पे हमारे वेबिनार को अटेंड किया। और स्पेशल थैंक्स हमारे कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ को। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी धन्यवाद। और जैसा जवाहर जी ने एक पंक्ति बोली थी, एक हाथ में विद्या बल, दूसरे में तलवार, और मुझे लगता है हमारे देश की भी यही परंपरा रही। हमारे यहाँ शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों रही पर जोर रहा है। तो यही सारी जो चीजें हैं वो पत्रकारिता के माध्यम से, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हर पत्रिका पर जो उसका एक आदर्श वाक्य लिखा रहता है, हाँ बिल्कुल, वो उसके उद्देश्यों को प्रतिध्वनित करता है। और इस सूचना के साथ कि हमारी जो अगली वेबिनार है वो 6 जुलाई को है, वही शाम 5:30 बजे, और उसका विषय है फ्यूचर ऑफ AI ड्रिवन इंटरेक्टिव मीडिया। जो इंटरेक्टिव मीडिया है, आजकल देखा होगा आपने, इवन व्हाट्सएप पर भी ये सुविधा आ गई है कि वहां पर भी आप अब AI का सहारा ले सकते हैं। आप तुरंत व्हाट्सएप पे कुछ डालिए और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने कल खुद ही डाला, हुई संजीव भानावत,
तो उसने वहां नेट उससे लेके मेरी वेबसाइट और सारा परिचय उसमें डाल दिया। तो ये जो इंटरेक्टिव मीडिया है, यहाँ भी आप लिंक्डइन पे कुछ डालेंगे, वहां लिखा हुआ आ जाएगा रीराइट विद एआई, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो एआई जिस तरह से हमारे जीवन में घर कर गया है, और अभी कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि अब तो एआई मॉडल्स, एआई ब्यूटीज, जैसे हमारे यहाँ ये वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन होता है ना, वैसे एआई की जो मॉडल्स हैं उनका भी कंपटीशन शुरू हो गया है। तो इस एआई ने किस तरह से हमारे मीडिया को बदला है, इसको लेकर के बात करेंगे आपसे। हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, आईपी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर तनु डांग और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये नोएडा और दिल्ली में है यूनिवर्सिटीज, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली और गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा, प्रोफेसर ताशा सिंह, तो जिनकी भी इस विषय में रुचि है। और डिटेल्स हम हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम के आपके साथ शेयर कर देंगे। और अब ये जो विंडो है कुछ देर खुली रहेगी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अपना सर्टिफिकेट जो फीडबैक लिंक है वो चैट बॉक्स में दे दिया गया है, और इसको कैसे भरना है, कैसे जो प्रक्रिया है, जो लोग नए जुड़े हैं, जयंत जी वो सब एक्सप्लेन करेंगे। और मैं कम्युनिकेशन टुडे की ओर से